चलिए, तो बायल का नियम लिखवा दिए थे, अब आज हम डिराइव करके आपको दिखा देते हैं। सीखिएगा बायल का नियम। कक्षा 9 से आप बायल के पीछे पड़ेंगे। बायल का नियम, बायल्स लॉ सीखिए। क्या होता है बायल का नियम? आपने अभी सुना पिछले दिन के लेक्चर में कि अगर हम किसी पात्र में गैस रख दें तो गैस के अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे अणु हमेशा एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। इसलिए उन्हें जितना भी जगह मिल जाए वह पूरे जगह को घेर लेते हैं। सही है, पूरे जगह को घेर लेते हैं। तो आइए, हमने भी कल्पना कर ली कि यह हमारा एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर में कोई हमने गैस भर दिया, जिस गैस को P दाब पर लिया तो उसने इतना आयतन यानी जगह घेर लिया, और इसमें रखे हुए गैस का तापमान T है। आया भाई? अब कल का आप पढ़े हो कि ये अणु हमेशा प्रतिकर्षित होकर एक दूसरे की विपरीत दिशा में भागते हैं। तो जब भागेंगे तो जितना जगह मिल गया उतना छेक लेंगे, अर्थात उतना आयतन हो गया। और जब ये भागेंगे तो दीवार से टकराएंगे। तो कल पढ़े हो कि टक्कर या खिंचाव को ही बल कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इसलिए आपने कहा कि गैस हर तरफ दाब डालते हैं, इसलिए बिना दाब के हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मान लिया कि P दाब पे ये हमने गैस रखी है जिसका आयतन भी है, और आप पढ़े कि ये टकराएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि टकराने पर घर्षण होता है और घर्षण से ताप बढ़ता है। सही है। तो चलिए, मान लिया कि इस पात्र में P दाब पर ली गई गैस का आयतन भी और टेम्परेचर T है। सही है। अब आइए, बायल ने क्या कल कहा कि अगर इसका ताप स्थिर रखा जाए, यानी यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि उसे न बढ़ने दिया जाए ना। अब आइए, ऐसा करने के लिए देखिए क्या करते हैं। अब ऊपर से दाब बढ़ाइए तो आपका पिस्टन यही एक्स पे ही रहेगा कि अब नीचे आ जाएगा? अब बताइए, यहाँ आ गया। तो अब बोलिए, दाब बढ़ा है तब ना आया है? लीजिए, दाब बढ़ गया। तो अब इतना दूर की गैस जो है इतने में अब है कि अब सिकुड़ के इतना में आ गई। तो बोलो, अब ये आयतन अभी भी ही रहा कि भी से घट गया? और ये काम इतना धीरे धीरे करना था कि अणु एक दूसरे से टकराए तो ताप न बढ़े, और अगर ताप बढ़ जाए तो वह निकाय से निकलकर एटमॉस्फेयर में चली जाए, क्योंकि ताप हमेशा अधिक से कम की ओर जाती है। तो अगर वो ताप बढ़े तो निकल चली जाए। ऐसा तभी संभव है जब हम धीरे धीरे बढ़ाएं,
नहीं तो आप अपना अनुभव करिए, साइकिल के पंप से हवा भरिए, माल झटके में भरिए, देखिएगा पंप हुआ नीचे वहां गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, देखिएगा पंप गर्म नहीं होगा। तो हमारी शर्त है कि वो गर्म नहीं होना चाहिए, ताप। तो ऐसा तभी संभव है जब वो धीरे 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 दाब बढ़ाया जाए। तो बोला अब दाब बढ़ा रहा हूं तो आयतन बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो हुआ ना व्युत्क्रमानुपाती। यही ना पढ़े थे बायल के नियम में कि यदि ताप स्थिर रखा जाए तो आयतन दाब के व्युत्क्रमा, यानी कि अब आप देखो क्या कह रहा है, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपात, यानी दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, दाब घटाओगे तो, अभी ये दाब फिर से ऊपर ले जाओ घटा के, देखना फिर फैल जाएगा। तो है उल्टा रिलेशन की नहीं? यही बात बेटा जो आज तुम कह रहे हो, तुमसे पहले बायल ने कह दिया, नहीं तो तुम्हारा नियम होता। तो क्या कहा बायल ने कि यदि किसी गैस का आयतन स्थिर रखा जाए तो उसका, यदि किसी गैस का ताप स्थिर रखा जाए तो उसका आयतन, आ गया बोलने? के दिखाओ इसको बोलना है, बोलो। हाँ बोल दो बेटा। नहीं ये ताप है बेटा। लो नहीं, ये बेग नहीं है बेटा। हाँ तो आराम आराम से बोलो ना, घबरा कह रहे हो? घबरा में देखो गलती बोल दे रहे हो। तो जो काम करने में गलती हो जाए उसको थोड़ा ठीक करो। अब समझ गए? बैठ जाओ। तो क्या नियम निकल के आ गया कि यदि किसी गैस का ताप स्थिर रखा जाए, अब ये लिख भी चुके, तो डिराइव कर दें। माना माना देते चलिए किसी पात्र में ली हुई गैस का ली हुई गैस का P दाब पर P आयतन भी एवं ताप T है। ताप T है, इसलिए सिद्धांत अनुसार बोलिए, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, ये ना कहते हो, तो उसका आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कठिन लगे? अब बताओ बेटा, जब बराबर करोगे तो एक स्थिरांक दे दोगे। तो अब हमने यहाँ लिख दिया जहां के एक स्थिरांक है, तो अब तिर्य गुणा कर लीजिए, तो P भी बराबर K। ठीक, यानी दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। इसका मतलब बायल के नियम को कहने का एक और तरीका मिल गया। यदि ताप स्थिर रखा तो दाब और आयतन का गुणनफल सदैव नियत होता है। यानी जो अभी ये बोल रहे थे उसी का एक तरीका और। समझ आ गई? क्या आ गई बताओ? यदि ताप स्थिर रखा जाए तो दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा नियत। इसे भी बायल का नियम कहते हैं, यानी बायल के नियम को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे। आ गया? लिख लो बेटा।
लिखो, अब यहां तक कर लिया हो तो जल्दी से लिखो। यदि ताप स्थिर रखा जाए तो गैस का दाब और उसके आयतन का गुणनफल सदैव नियत रहता है। सदैव हो गया। अब बोलो दो केस बनाया जा सकता है। जैसे यहां देखो, मान लो कि T ताप पर पहले दाब P1 पर आयतन V1 था, लेकिन अब जब ताप बढ़ा दिया तो P2 हो गया, तो आयतन बताओ घट के V2 हो गया। लेकिन ये सब काम हमने इतनी स्लोली किया कि ताप बढ़ने ना पाए। राइट है। और अगर ताप बढ़े भी तो तुरंत निकाय से निकलकर एटमॉस्फेयर को चली जाए, ताकि ताप नियत रहे। ये जो अभी बोला हूं ना, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद हीट आने वाला है, तो हीट में भी ये थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें पूरा ध्यान रख के पढ़ा रहा हूं। तो अगर कभी एग्जामिनर पूछे कि बेटा इसका ताप कैसे नियत हो सकता है, तो आप कहोगे सर दो तरह से। एक कि हम दाब जब बदले तो धीरे धीरे बदले, और दूसरा कि यह निकाय ऐसा रखा जाए जो इतना पतला हो कि ताप में अगर थोड़ी भी वृद्धि हो तो निकलकर एटमॉस्फेयर को चली जाए। तब ये दो स्थिति में हमारे निकाय का टेम्परेचर नियत रह सकता है, और अगर नियत रहेगा तब बायल का नियम लगेगा, जिसके अनुसार आयतन दाब के व्युत्क्रमा अथवा दाब और आयतन का गुणनफल। तो अब ये दो केस के लिए बना सकते हैं, जो कि आप लोग को सूत्र बनाना पहले से सिखा दिया, इसलिए आप लिख सकते हो कि यदि दो स्थितियां हों, है ना, दो स्थितियां हों, तो बोलो P1 V1 बराबर P2 V2। बोलो स्थिरांक है ना, मतलब होता है, यानी पहली स्थिति में दोनों का गुणनफल बराबर, दूसरी स्थिति में दोनों का गुणनफल, तब है ना नियत कहोगे। तो इसलिए पीवी बराबर के माने P1 V1 बराबर, अर्थात प्रारंभिक दाब प्रारंभिक आयतन, अंतिम दाब अंतिम। क्लियर हो गया? तो लिख लो सूत्र में, जहां P1 है प्रारंभिक दाब, V1 है प्रारंभिक आयतन, और 2 का मतलब अंतिम दाब और अंतिम। चलो बेटा, ये तो हो गई बायल का नियम। अब आओ चार्ल्स के नियम में। चार्ल्स का नियम करें बात। अब देखो, ये हमारा पात्र है, जिस पात्र में देखो हमने क्या किया है, कोई गैस ले ली है, जिस गैस का आयतन भी और ताप T, और इसको हमने जिस प्रेशर पर लिया है उसका दाब P। अब समझो क्या कह रहा है चार्ल्स। तो चार्ल्स कह रहा है कि यदि दाब स्थिर रख दिया जाए, देखो हमने बताया था कल गैसों के अणुगति सिद्धांत में
कि बिना दाब, बिना ताप, बिना आयतन के कल्पना नहीं कर सकते। तो अब बताओ, ताप हमने कांस्टेंट कर ली, कल बता रहे थे गैस का 3 नियम कैसे बनाया गया। तो अब की बार चार्ल्स ने दाब को नियत रखा। सीखना पहले, लिखने के चक्कर में मत पड़ना। तो बोलो, ये हमने दाब को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब तुम लोग अपने घर में इसका एक्सपेरिमेंट कर लो। एक कटोरा में पानी ले लो और उसको एक ढक्कन से ढक के चूल्हा पर रख दो। तो देखना थोड़ी देर में गर्म करने पर पानी भाप बन जाएगा। अब अगर और ताप करो तो देखना भाप अब लगेगा ढक्कन को उठाने। कुकर, आपका कुकर इसी थ्योरी पे काम करता है, नहीं करता है? तो बोलिए, अगर हम दाब नियत रखें और अब हम इसको, इस समय T1 है, V1 है, अब अगर हम इसे और गर्म कर दें और ताप बढ़ के T2 हो जाए, तो बोलो ये गैस इतने में रहेगी कि और फैलेगी, यानी बढ़ने लगेगी। इसका मतलब कि अगर हम ताप बढ़ा दे तो आयतन भी, ताप घटा दे तो बोलो इन दोनों में रिलेशन बना कि नहीं? बस यही है चार्ल्स का, कि यदि दाब स्थिर रखा जाए तो गैस का आयतन उसके परम ताप के समान। हाँ, अब ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला नहीं लेना है, केल्विन वाला लेना है, क्योंकि आप जानते हो परम ताप मतलब केल्विन, और सेंटीग्रेड हो तो 273 जोड़ के परम ताप बदल लेंगे। ये तो थ्योरी जानते होंगे, कई बार बता चुका हूँ, फंडामेंटल में बताया था। क्लियर हो गई? तो अगर दाब स्थिर रखा जाए तो गैस का आयतन उसके परम ताप के, इसी को हम चार्ल्स का, आगे बोल नहीं, लिख लो। यदि किसी गैस का दाब नियत रखा जाए किसी गैस का दाब, तो उसका आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती, इसी को चार्ल्स का नियम कहते हैं। अब डिराइव कर ले। माना किसी पात्र में पी दाब पर रखे हुए गैस का आयतन भी एवं परम ताप T है, इसलिए सिद्धांत अनुसार सिद्धांत, बोलो क्या सिद्धांत? यदि दाब स्थिर रखा जाए तो इफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो बोलो उसका आयतन उसके परम ताप के समान, यही ना है? तो आयतन भी परम ताप T। अब बोलो बराबर करेंगे तो स्थिरांक देंगे, तो इसलिए V बराबर KT। अब लिख दिया, जहां के एक स्थिरांक है। तो अब बताओ, क्या इसे V/T इज इक्वल टू K नहीं लिख सकते? इसका मतलब चार्ल्स के नियम को एक और तरह से कहा जा सकता है, क्या? कि यदि दाब स्थिर रखा जाए
तो आयतन और परम ताप का अनुपात सदैव नियत रहता है। लिख दो, यहाँ तक कर लिया हो तो नीचे लिख दो। बोले लिखो, यदि दाब स्थिर रखा जाए ताप स्थिर, तो आयतन और परम ताप का अनुपात आयतन और परम ताप का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, सदैव। इसलिए बोलो दो भिन्न स्थितियों के लिए, दो स्थितियों के लिए बोले क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। होगा कि नहीं? ये को समझा के बताएं। अब बताओ क्या इसी को हम V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2 भी लिख सकते हैं? तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो बेटा। थोड़ा सा इसको दूर कर दें। राइट बेटा? तो दिस कैन बी टोल्ड इन दिस मैनर आल्सो, यानी V1 अपन V2 इज इक्वल टू, अब देख सकते हो ये वही बात हो गई, V1 बटे V2 बराबर T1 बटे, इस रूप में चाहे तो इससे, अर्थात बोथ आर द सेम। लेकिन याद रखना T परम ताप है, अर्थात डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा, तो 273 जोड़कर उसे केल्विन में बदलना पड़ेगा, तब आपका सवाल आएगा। तो ये भी समझी गए ना कौन क्या है? V1 है प्रारंभिक आयतन, V2 है अंतिम आयतन। प्रारंभिक परम ताप और सही है। अब आ जाइए, बायल चार्ल्स हो गए, अब आ जाइए ताप दाब का नियम। आइए ताप दाब का नियम। देखिए इस नियम को जब बनाया गया तो अभी तक जो दो कारक नियत रखे गए थे वो था एक दाब और एक ताप। अब आयतन, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे यहां देखिए, जैसे ये देखिए पात्र है, अब इस पात्र में हमने गैस भर ली जिसका आयतन P है और दाब P और ताप T है। अब हमको यहाँ आयतन को कांस्टेंट रखना है। आप लोग पकड़िए, अगर मैं पिस्टन को यक्स का यक्स पे ही रहने दूं तभी ना आयतन नहीं ना बदलेगा। अगर मैं इसको ऊपर कर दूं या तो ऊपर कर दूं तो आयतन बढ़ जाएगा, नीचे कर दूं तो क्या ऐसी स्थिति में आयतन नियत है कह सकेंगे? यानी कि आयतन नियत है तभी कह सकेंगे जब आपका पिस्टन न एक्स के ऊपर जाए के नीचे आए। तो इसलिए अब हमें इसका आयतन नियत रखना है।
अब नियत रखना है तो नियत रख दिया। अब अगर हम इसको हीट करें तो बोलो ताप बढ़ने लगेगा। तो ये अणु कल पढ़ रहे थे कि अणुओं की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है गैस की, सिद्धांत में नहीं पढ़ा है। तो अब इसका ताप बढ़ते ही बताओ इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, और बताओ बड़ी जोर जाके ना इस पर प्रेशर लगाएगा। इसका मतलब कि जब हम ताप बढ़ा दिए तो प्रेशर भी बढ़ गया। जैसे कि आपके घर का कुकर, नीचे गरमाते हो तो जब दाब बढ़ जाता तब ना सीटी उठती है, यानी दाब बढ़ गया। और अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो बोलो दाब अभी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तब आपको नहीं लग रहा है कि इनमें भी रिलेशन बन रहा है, कैसा समानुपाती। आप देखिए उस दिन के डांट का असर हुआ है कि आप लोग में से 3-4 लोग ठीक लाइन पे आ गए हैं और बाकी लोग अभी पैदल चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो अब क्या कहा जाए कि यदि आयतन नियत रखा जाए तो दाब ताप के, इसी को ताप दाब का, अब कठिन लगा, दे दीजिए। यदि किसी गैस के आयतन को नियत रखा जाए किसी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो उसका दाब उसके परम ताप के उसके समानुपाती होता है। इसी को ताप दाब का नियम कहते हैं। ताप दाब का नियम कहते हैं। अब सही है, अब कोई डाउट? तो ये बेटा हो गया ताप दाब का नियम। अब डिराइव कर लें। माना किसी पात्र में P दाब पर रखी गैस का आयतन V एवं परम ताप T है। P दाब पर रखी गैस का आयतन V और परम ताप T। ओके, तो यदि आयतन नियत रखा जाए नियत रखा तो उसका दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसलिए नियमानुसार क्या नियम है? यदि आयतन कांस्टेंट रखा जाए तो उसका दाब उसके परम ताप के, तो बोलिए बराबर करेंगे तो फिर स्थिरांक दे देंगे, लिख दिया जहां के एक स्थिरांक है। तो बोलिए P बाई T इज इक्वल टू K लिखा जा सकता है। देख लीजिए कि नहीं लिखा जा सकता है।
अतः इस तरह ताप दाब का नियम ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, यदि आयतन दाब और परम ताप का, तो ऐसे भी लिख लीजिए, अर्थात आयतन नियत रखा जाए आयतन, तो दाब और परम ताप का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो बोलिए, इसलिए दो भिन्न स्थितियों के लिए, राइट, बोलिए P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2, या P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, अब तो समझ ही रहे हैं। तो ये थे गैस के तीन नियम, जिसे आपने कल गैसीय नियम कहा था, यानी ताप दाब का नियम, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम। देखें, तीनों एक एक कारक को कांस्टेंट रख के बनाया गया है। अब समझाइए, कोई तकलीफ? अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे आदर्श गैस की, कि आदर्श गैस क्या होता है। चले भाई, आदर्श गैस। अभी आप पिछले दिनों में द्रवों के प्रवाह में आदर्श द्रव सुन रहे थे, अब क्या सुन रहे हैं आप? आदर्श गैस क्या होती है, लिया जाए, बोलिए। आपको आदर्श द्रव की भी परिभाषा अगर याद है तो उससे आपको मदद मिल जाएगी। बोलिए, आदर्श उसी को कहेंगे ना जो हर नियम कानून का पालन करे। तो जो गैसे गैसीय नियम का, यस, तो जो गैसे गैस संबंधी नियमों का पालन करती हैं, गैस संबंधी नियमों का, उसे हम बोलिए क्या कहेंगे, उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। यानी द गैसेस which are follow, which are obey the gaseous law, so that is called the ideal gas। ओके हो गया। अब जानते हो आप, प्रकृति में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जिसे हम शुद्ध रूप से आइडियल कह सके। जैसे आप सोचो, हम लोग अगर गांधी जी का जन्म के बारे में जीवन परिचय लिखना हो तो हम लोग यही कहेंगे कि गांधी जी एक आदर्श पुरुष थे। तो अगर ये आदर्श थे तो हम लोग कम से कम इतना तो नहीं ना सोचेंगे कि गांधी जी चोट्टा रहे होंगे, लफंगा रहे होंगे। अगर ऐसे रहे होंगे तो उन्हें आदर्श कहना चाहिए। लेकिन जरा सोचो कि गांधी भी तो बच्चे रहे होंगे, उन्होंने भी तो बचपन में आपकी तरह मिठाई चुरा के खाई होगी। कई बार जैसे आप घर पे कुल गलत कर जाते हैं तो दो चार पड़ाका खा जाते हैं, तो वैसे उन्होंने भी तो गलतियां करी होंगी। लेकिन जब हम आदर्श कहते हैं
तो अब ये तो नहीं कहते ना कि गांधी जी बचपन में चढ़ते थे। इसका मतलब कि जब व्यक्ति बड़ा हो गया तो जीवन में जो मानवीय नैतिक मूल्य हैं उनमें से ज्यादा नियमों का पालन किया, एक आध दो नियम नहीं भी पालन हुए तो हम मान लेते हैं कि वो आदर्श है। उसी तरह आदर्श गैस कहना है तो ज्यादा नियम को पालन करे, अगर का नियम पालन न भी करे तो उसे अपवाद मान लेते हैं कि चलो भैया ये आदर्श गैस है। तो इसीलिए अगर हम सिद्धांततः बात करें तो कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, परंतु उसमें कुछ गैसें हैं जो कई नियमों का पालन करती हैं, एकाध नहीं भी करती हैं, तो उन्हें हम आदर्श गैस सिद्धांततः नहीं व्यवहारिकतः मान लेते हैं। सिद्धांततः तो यही होगा कि जो एकदम न करे। अब व्यवहारिकता में क्या हो गई, चलो भाई 10 नियम का पालन कर रहा है, एकाध नियम नहीं पालन किया, मान लो कि अच्छा लड़का है। जैसे कि कोई लड़का 100 में 100 पा गया तो अति उत्तम है, लेकिन नहीं पाया 90 भी पा गया तो क्या मानते हैं, अच्छा लड़का है भाई, 100 में 90 पाया है। इसका मतलब 10 जगह 10 नंबर का कटौती हो जाने से कुछ गलत हो गए, बट बाकी तो ठीक किया ना। तो ओवरऑल के औसत में मान लिया गया बहुत अच्छा लड़का है। समझ आ गए। तो उसी तरह हम गैस पे भी बात करें तो सिद्धांततः कोई गैस आदर्श नहीं होती, लेकिन व्यवहारिकता वो ज्यादा नियमों को फॉलो कर रही है, पालन कर रही है, और कोई नियम को पालन नहीं भी कर रही है तो मान लेते हैं कि वो आदर्श गैस है। व्यवहारिकता नॉट सिद्धांतता। समझ आ गई। तो जैसे देखो अब थोड़ा सा यहां से अध्ययन करना, वायुमंडल में बड़ी सारी गैसें हैं। उन गैसों की हम लोग 3 कैटेगरी बनाते हैं। एक को कहते हैं मोनो एटॉमिक गैस। हाँ, फंडामेंटल में ये भी बताए थे, लेकिन अभी फिर बता रहा हूं क्योंकि अभी जो है मामला इसी से रिलेटेड आने वाला है। मोनो एटॉमिक गैस मतलब वो गैसें जो केवल एक परमाणु से बनी है, जैसे आपकी टोटल 0 समूह यानी 18वां समूह की गैस है, हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, रेडान। देखिए ये सब में देखिए एक एटम है। दूसरी है डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक, जैसे आप देख लीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, देखिए सब 2 एटम से बनी है, ये सब डाई एटॉमिक है। तीसरी है पॉली एटॉमिक गैसेस, यानी जिनका 2 से अधिक अणुओं से बनना मिलकर बना हो। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए ओजोन, देखिए 2 से ज्यादा है, अभी आया समझ में। सल्फर 8, देख लीजिए सल्फर का एक मॉलिक्यूल 8 एटम से बना हो, तो देखिए ये पॉलीएटॉमिक हो गई। हालांकि सल्फर ठोस भी होता है, लाल सल्फर भी होता है, समझ गए। इसी तरह से फास्फोरस P4, देखिए ये भी पॉलीएटॉमिक है। तो मेरा यही कहना था कि अगर कोई गैस की बात कर रहे हो तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो गैस डाइएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि उसी के अनुसार उसका Cp और Cv का जो अनुपात है, जो अभी हीट में बताने वाले हैं, हीट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वो डिपेंड करता है। तो इनमें से जो ये नाइट्रोजन गैस है, इसे कुछ हद तक, काफी हद तक मान लिया जाता है कि ये आदर्श गैस है। अर्थात अगर सीधे सीधे थोड़ी इशारा और करूं तो जितने डाइएटॉमिक गैसेस हैं वो कुछ हद तक आदर्श गैस काउंट किए जा सकते हैं। क्लियर हो गई आपको। तो इसलिए अगर कभी पूछा जाए तो आपके दिमाग में रहना चाहिए।
अब बात करते हैं आदर्श गैस के समीकरण की। आदर्श गैस का समीकरण, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। चले, अब कौन है आइडियल गैस का इक्वेशन? तो देखो, जो गैसें बायल के चार्ल्स के नियम का पालन कर रही हैं, यही ना गैसीय नियम था, वो आदर्श गैस है। अतः बायल के नियम से और चार्ल्स के नियम से अगर हम समीकरण बना लें, वही समीकरण कहलाएगा। आगे समझ में? तो लिख दो, बायल व चार्ल्स के नियमों की सहायता से बायल व चार्ल्स के नियमों की सहायता से प्राप्त समीकरण को क्या कहेंगे? आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं। अब आओ देखो, बना रहे हैं। जैसे देखो, आप ये मान लिया कि एक पात्र है जिसमें P दाब पर रखी हुई गैस का कुल आयतन V और टेम्परेचर T है, राइट है। अब हम लोगों को जो रूल बताया गया उस रूल पे काम करना चाहिए। क्या? कि ये बायल और चार्ल्स के समीकरण से बनाए जाएंगे। यानी आपने लिखा ना कि बायल और चार्ल्स के नियमों की सहायता से प्राप्त समीकरण को आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं। तो करने जा रहे हैं। तो माना किसी पात्र में ली हुई गैस का P दाब पर आयतन भी एवं परम ताप T है। परम ताप T है। समझ आया बेटा? कि फिर से किसी पात्र में लिए हुए गैस का P दाब पर आयतन भी और T है। समस्या? इसलिए बोलिए, बायल के नियमानुसार, अब आप चाहे साथ साथ करें चाहे जैसे भी, तो बायल के नियमानुसार बोलिए। आपने पढ़ा बायल का नियम तब लगेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अभी पढ़ा कि नहीं? तो बोलो बायल के नियम, हम यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो बोलो आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो ये बायल से हो गया। अब इसी प्रकार आपने कहा चार्ल्स से, इसी प्रकार चार्ल्स के नियम, बोलिए यदि दाब कांस्टेंट रखा जाए तो बोलिए आपने क्या पढ़ा था? आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो अब देखिए, यहाँ आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, वहां ताप के। तो अब दोनों को एक लाइन में लिख दें। तो बोलो क्या इसे हम भी प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T नहीं लिख सकते? देखिए,
V समानुपाती 1/P, V समानुपाती T। एक लाइन में लिख दिया। अब बताइए क्या अब हम इसे T/P लिख सकते हैं? तो बराबर करेंगे तो क्या देंगे, हो गया। तो ये बन गया PV बराबर KT, जहां K कौन है, स्थिरांक है। आया, जहां K एक स्थिरांक है। अब यहां से आप सुनना शुरू कर दीजिए। तो अब हमने जो ये गैस ली थी, वो गैस कोई जो भी गैस ली थी, हमने कौन सी गैस चुनी थी, आदर्श। तो अब हमने इसमें आदर्श गैस चुनी थी और P दाब पर आयतन V और T लिया हुआ था। तो अब हमको ये समझ आया कि दाब और आयतन का गुणनफल, और इसको भी इस साइड में कर लीजिए, PV/T इज इक्वल टू, यानी कि उस आदर्श गैस के दाब और आयतन का गुणनफल तथा परम ताप का अनुपात नियत रहता है, जिसे आपने कहा है स्थिरांक। तब वैज्ञानिकों के दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई ये हमने जो गैस ली है उसके लिए है, तो हम क्यों न एक ऐसी आदर्श गैस चुने जो गैस पर बनाया गया इक्वेशन सभी आदर्श गैसों पे लागू, यानी एक के लिए नहीं, सभी के लिए। तो आपने पढ़ा है कि ऐसी बात आवोगाद्रो ने एनटीपी पर कही थी, फंडामेंटल में पढ़ाया गया कि किसी भी गैस को एनटीपी पर अगर 1 मोल ले लिया जाए तो उसका आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है, और उतने आयतन में अणुओं की संख्या 6.0223 गुणे 10⁻23 होती है, जिसे हम अवगाद्रो की संख्या कहते हैं। और उसके 1 मोल में 6.0223 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं, और उसका 1 मोल अणु भार के बराबर होता है। ऐसा आपको फंडामेंटल में न कुल पढ़ाया लिखा गया, उस पर न्यूमेरिकल भी बता के आया हूं, कहा था कि देखो आगे सब आने वाला है। तो यही बात आदर्श गैस में तय कर दिया गया कि आप 1 मोल ले लीजिए, एनटीपी पर डाटा ले लीजिए। अब एनटीपी मैंने जब पढ़ाया था तो आपको समझाया था कि एनटीपी का अर्थ होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नेशनल नहीं बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं सामान्य ताप दाब। और आप अपनी किताब में देखिएगा कई जगह साता दा लिखा मिलेगा या माता दा लिखा मिलेगा, यानी कि मानक ताप दा, उसी को हम एसटीपी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो आपको मैंने जब फंडामेंटल में पढ़ाया तो आपको 10 बार याद दिलवाया कि बेटा नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं, और सामान्य दाब एक वायुमंडलीय दाब या 76 सेंटीमीटर पारा के द्वारा डाले गए दाब को कहते हैं, है ना। तो अब अगर हम ये डाटा एनटीपी पर ले लें और इसमें 1 मोल गैस भर लें, तो ये बात बताओ अवगाद्रो के हिसाब से सारे गैसों पे लागू हो जाएगा। तो यही काम यहां किया गया, आया है समझ में। तो ले लेते हैं कि यदि ली हुई आदर्श गैस, ली हुई आदर्श एनटीपी पर हो, एनटीपी पर हो, समझे। एनटीपी का मतलब जो अभी मैंने समझाया कि 0 डिग्री या 273 डिग्री केल्विन को हम सामान्य ताप कहते हैं, और एक वायुमंडलीय या 76 सेंटीमीटर पारे के दाब को एक वायुमंडलीय दाब। तो इस डाटा पर यानी कि जब भी एनटीपी नाम लिया जाए
तो ये 2 आपके जेब में रहना चाहिए, क्योंकि ये 2 आपके पास रहेगा। तो यदि ली हुई आदर्श गैस एनटीपी पर हो, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ बोलिए, देखिए जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो चुपचाप मुड़ी नीचे कर लिए हैं या मास्क चढ़ा लेते हैं कि हमारे पते नहीं चलेगा। तो हमको नहीं पता चलना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि आपको आता है कि नहीं आता, क्योंकि आप लिखे पढ़ेंगे तभी आपका वैल्यू बनेगा। तो इसलिए ये सज्जन लोग करते क्या है, मुड़ी ऊपर चढ़ा लेंगे या नीचे कर लेंगे, सोचेंगे कि चलो हम तो बता नहीं रहे इसलिए हमारी कमी पकड़ी नहीं जा रही है। तो ईमानदार खुद होना है, दूसरे को ईमानदार दिखाने की सर्टिफिकेट नहीं देनी। आप पढ़ोगे आपको आएगा, अच्छा करोगे। तो ये वो लोग हैं, तो वो लोग अपने को देखें, क्योंकि ये पहले फंडामेंटल यही सब पढ़ाया गया है केमिस्ट्री में, और आपको पता भी है कि केमिस्ट्री फिजिक्स का फंडामेंटल लगभग एक ही रहा है। तो आपके पास वो नहीं है, चुपचाप मुड़ी बना के बैठे, किसको दिखा रहे हैं? अपने को दिखाइए, तब काम बनने वाला है। खुद को जज करिए कि आपको क्यों नहीं आ रहा है। जब पढ़ाए हुए 4 महीने बीत गए तो क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको बोलिए, गलत बोलेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए उस पर काम कीजिए। ली हुई आदर्श गैस एनटीपी पर हो, तो अब डाटा हमने एनटीपी पर ले लिया, एनटीपी पर हो तथा 1 मोल गैस हो। कितनी आयतन लिए हैं बेटा? 1 मोल गैस हो, तब बताइए क्या हो जाएगा? ताप, आयतन और परम ताप का गुणनफल आप बोल रहे हो नियत रहेगा। तो अब वो सबके लिए नियत हो जाएगा, क्योंकि अवगाद्रो ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एक के लिए, उन्होंने क्या कहा था, किसी भी गैस के लिए। तब ये स्थिरांक भी तब एक के लिए, तब वो सबके लिए हो जाएगा। और जब सबके लिए हो जाएगा तब उसे कहेंगे सार्वत्रिक गैस नियतांक। और यही चीजिया कक्षा 10 में जब टीचर लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट आर लिख देते हैं। यहाँ आर है सार्वत्रिक गैस नियतांक, पीवी बराबर आर टी, पढ़े होंगे, आपको याद होगा। तो वो गलत आपने पढ़ के आया है। अब जाके आर होगा जब इतना डाटा हम लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि अवगाद्रो ने ये कहा था, तब वो सबके लिए होगा। नहीं तो अभी तक केवल एक गैस के लिए है जो आपने पात्र में ले रखा है। अब समझ आ रही है ना? तो अब ये हो जाएगा आर, और अभी से क्या बोलेंगे बेटा? सार्वत्रिक गैस नियता, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यानी अब वो के नहीं रह गया, अब वो के आर हो गया। तो अब बताइए क्या हो गया? पीवी बराबर आर टी। बोलो कितना के लिए? 1 मोल के लिए। समझ गए ना? इसी को हम क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। राइट बेटा? तो दिस वन इज टोल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, यानी पीवी बराबर आर टी। हो गया? अब देखिए पीवी बराबर आर टी, तो कौन क्या है सब समझ रहे हैं ना? पी है ताप, V है आयतन, T है परम ताप और R है 1 मोल का। अब अगर मोल अणुओं की संख्या n हो जाए, क्या लिख दिया जाए? यदि मोल अणुओं की
संख्या, मोल अणुओं की संख्या देखो n हो जाए, तो अब जो लिख रहे थे RT अब वो हो जाएगा PV बराबर nRT। समझ आ गया? तो ये n मोल के लिए हो गया आदर्श गैस समीकरण और वो हो गया 1 मोल के लिए। समझ आ गई? कितने लोग समझ गए हैं? क्लियर है? कर लीजिए। PV बराबर nRT। तो अब अगले दिन हम आपको सार्वत्रिक गैस स्थिरांक की परिभाषा, इकाई, बीमा सब बताएंगे, आंकिक मान। तो 4 हेडिंग एक साथ, ये फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री, मैंने पहले बताया था ये सब चैप्टर केमिस्ट्री में भी जा रहे हैं, यानी यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री में भी खत्म हो रहा है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, सार्वत्रिक गैस नियतांक की परिभाषा, इकाई, विमीय सूत्र एवं आंकिक मान ज्ञात करना। 4 हेडिंग है एक में। ओके बेटा, फिर अगले दिन के लेक्चर में आप लोग ज्वाइन होइएगा। तो आज का लेक्चर यही ओवर होता है। थैंक यू बेटा।